हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपकी अपने परिवार के अंदर। दोस्तों, आप सभी को पता है अपने मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, जो आज की क्लास के अंदर हम पांचवा मॉडल पेपर करने वाले हैं। कौन सा मॉडल पेपर है? पांचवा दोस्तों मॉडल पेपर आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से। यानी सॉरी, कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और राजस्थान जीके से, आपके साइंस से, मैथ से और बी पार्ट से। कुल मिला के आपका सब्जेक्टिव जितना पेपर होता है दोस्तों, उसी के हिसाब से मैंने इंक्लूड किया। जितने रेशो के अंदर आपके प्रश्न आएंगे, उसी प्रकार मैंने इसके अंदर आपके ऐड किए हैं। और विस्तृत व्याख्या के साथ दोस्तों आपको करवाऊंगा पूरा की पूरी। दोस्तों, आप क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर 1 घंटे तक आप दोस्तों डेडिकेटेड मूल रूप से आप इस क्लास को देखोगे ना, तो दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक दिन एक क्लास को देख लेना, उसके बाद आप देख कहोगे सर वास्तव में पढ़ाना तो ये होता है। मैं डायरेक्ट आंसर उत्तर नहीं करवाता। आंसर उत्तर आपके पास दोस्तों बुक पढ़ी है, उनसे कर सकते हो। ये विस्तृत व्याख्या के साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको केवल मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधारगढ़ के नाम से बड़नेर का किला, गागरोन का किला, या रणथंभौर किला, या चौमुहागढ़? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। बड़नेर का किला दोस्तों भूपत भाटी के द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। और ये दोस्तों अपने जो दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। ये कौन से मार्ग पर है? दिल्ली मुल्तान मार्ग पर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर ये किला स्थित है दोस्तों। ये भी आपको सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग के अंदर हुए थे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग के अंदर होते थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अगला है गागरोन किला। कहां पर है दोस्तों गागरोन किला? ये आपके झालावाड़ के अंदर। कौन से वार्ड के अंदर है? झालावाड़ के अंदर दोस्तों। ठीक है। और ये दोस्तों किस प्रकार का दुर्ग है? ये जल दुर्ग है। इस प्रकार का ये जल दुर्ग है। और एक पहाड़ी पर भी बना हुआ है। पहाड़ी कौन सी? जल्दी से कमेंट करो। ये पहाड़ी पर भी स्थित है दोस्तों, और जल के अपने नदियों के संगम पर भी स्थित है। रणथंभौर किला दोस्तों कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों मैंने कल वाले मॉडल पेपर के अंदर करवाया था ना, इसके अंदर एक पार्क स्थित है। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क यहां पर बना हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ये भी आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। ठीक है। चलो। और अपने धाराधारगढ़ के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग कौन सा दोस्तों? आपका चमुहागढ़ दोस्तों। चमुहागढ़ ये दुर्ग धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घासों के मैदान को कहा जाता है? बीहड़, बीड़, जोहड़, या चौभई? क्या कहा जाता है? जल्दी से अपनी प्यारी प्यारी आंसर आनी दीजिए दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र है। कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? सीकर, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, और आपका जो नागौर का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, वो उत्तरी भाग। और नया जिला बना है दोस्तों आपका नीम का थाना। ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। चलो। और यहाँ पर दोस्तों जो अपना इसे बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। बागड़ प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र को ही बागड़ क्षेत्र कहते हैं। बागड़ क्षेत्र। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इस जमीन के नीचे दोस्तों यहाँ पर चुनने की जो चूना होता है ना, उसकी परत पाई जाती है। चूने की परत दोस्तों किस क्षेत्र के अंदर है? चूने की परत। तो वो आपकी शेखावाटी क्षेत्र या बागड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर जोहड़, सिंचाई के लिए जोहड़ा, या दोस्तों नाड़ा, नाड़ा कुआं, इनका दोस्तों ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है। सिंचाई के लिए जोहड़ा या नाड़ा का दोस्तों सर्वाधिक अपना होता है इसका दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों चूरू, झुंझुनू, सीकरी, शेखावाटी क्षेत्र किसके द्वारा? राव सेका के द्वारा बसाया गया था। राव सेका। यह भी आपको याद रखना है। राव सेका जी थे, इनके द्वारा इन्हें बसाया गया था दोस्तों। ये भी आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना है। और जो इस क्षेत्र के अंदर घास पाई जाती है उसे कहते हैं बीड़। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ये भी आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर जो बालू का क्षेत्र है ना, वो बांगर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। बांगर क्षेत्र है ना, वहां पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है।
चलो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बीड़ दोस्तों, ठीक है, बीड़। और ज्यादातर ज्यादातर अपना बीहड़ है दोस्तों, ये सवाई माधोपुर के अंदर, ज्यादातर सवाई माधोपुर के अंदर ज्यादातर बीहड़ है। आपसे पूछा जाए ना सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाकर कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। चलो, और यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक नदियों के प्रवाह के कारण दोस्तों यहाँ पर मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है सर्वाधिक। चलो अगला प्रश्न, किस सभ्यता में के मिट्टी के बर्तनों को रोमन एम्पोरा था? मंडोर, नागर, नाडोल या भीनमाल दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नाडोल सभ्यता दोस्तों, इसकी चर्चा करो जल्दी से। नाडोल सभ्यता, इसकी खुदाई दोस्तों आपके HW के ग्रीक ने की थी दोस्तों। HW के ग्रीक थे दोस्तों, एक नाम था इनके द्वारा, HW ग्रीक के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी दोस्तों। 1883 सॉरी 1883 था क्या दोस्तों, 1883 और 1884 के मध्य दोस्तों, 83-84 के मध्य दोस्तों HW के ग्रीक ने दोस्तों यहाँ पर खुदाई की थी दोस्तों, ठीक है। मंडोर सभ्यता दोस्तों, मंडोर सभ्यता की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर है। ये कहां पर है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसकी खुदाई करते हैं जॉन मार्शल। कौन मार्शल, जॉन मार्शल दोस्तों, जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। और ये 1933-34 के मध्य दोस्तों इसकी खुदाई की जाती है, 1933-34 के मध्य इसकी खुदाई की जाती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ही दोस्तों मनोदरी या मंदोदरी दोस्तों, जो रावण की वाइफ, ठीक है, इनकी चंवरी भी स्थित है दोस्तों मंडोर के अंदर दोस्तों, मंदोदरी की चंवरी भी दोस्तों यहाँ पर स्थित है आपके। अब अगले नागर सभ्यता, नागर सभ्यता आपके जो टोंक जिला है उसके अंदर स्थित है, टोंक के अंदर स्थित है। और इसकी खुदाई की थी दोस्तों अपने एन के पुरी, डॉक्टर एन के पुरी, एन के पुरी के द्वारा खुदाई की गई थी दोस्तों। और इसका प्राचीन नाम तो मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मालवा प्रदेश। जो नागर आपकी सभ्यता है यहाँ पर मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है, एक तो नागर सभ्यता और यह खेड़ा सभ्यता उपनाम ही है इसका, खेड़ा सभ्यता, ये भी इसे कहा जाता है दोस्तों, नागर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अब बची है भीनमाल, जो आपके मिट्टी के बर्तन के अंदर रोमन एम्पोरा था दोस्तों, वो भीनमाल की जो सभ्यता है इसके अंदर पाया जाता है। ये कहां पर है भीनमाल, ये जालोर, ठीक है। और इसकी खोज की थी दोस्तों 1953-54 के अंदर दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी दोस्तों, ठीक है। और इनके बर्तनों के अंदर रोमन एम्पोरा या सूरा पात्र भी इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सूरा पात्र, रोमन एम्पोरा या सूरा पात्र भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। चलो, याद कर लेना पूरी चीज दोस्तों, हर चीज चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करना, हाँ, यही एक दायित्व बनता है मेरा दोस्तों। ऑप्शन में डायरेक्ट बता देता इसका तो आपको भीनमाल कर लेते, ना तो इसकी मैं खोज बताता, ना को जिले के अंदर बता दो तो आप कहते हो सर क्या करवा रहे हो, इससे अच्छा हम बुक से ही पढ़ लेते। लेकिन ये जानकारी आपको बुक्स के अंदर एक जगह नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी, वो आपको अगले 1 घंटे के अंदर मैं दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्टेपी तुल्य जो जलवायु या स्टेपी जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? अरावली आपके पूर्व में, हड़ौती और बोराट पठारों के बीच, अरावली और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के बीच, या दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों? कहां पर जो स्टेपी दोस्तों जो आपकी जलवायु है दोस्तों, बताओ। जलवायु की मैंने सारी चीजें चर्चा की थी दोस्तों, अगर अभी याद नहीं है तो दोस्तों अभी मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। कोपेन के अनुसार दोस्तों अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया था। एक थी, एक मिनट, एक थी आपकी AW, कौन सी डब्ल्यू, AW, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु दोस्तों, कौन सी जलवायु, आदर जलवायु, ठीक है। ये कौन से भाग के अंदर पाई जाती है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहां पर पाई जाती है, दक्षिणी भाग के अंदर, ठीक है। अगली थी आपकी बी
आपकी WHW, ये जलवायु दोस्तों उष्ण अपने अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आपकी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क आपकी उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, वो BSW है ना? सॉरी, BW नहीं, BS है दोस्तों ये। ठीक है, BSHW अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोस्तों जलवायु, ये अरावली और पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है दोस्तों। कहां पर? अरावली, अरावली और आपका जो पश्चिमी क्षेत्र, वह पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगली है दोस्तों आपकी जलवायु BWHW, ये आपकी दोस्तों आपकी हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय दोस्तों शुष्क जलवायु है ना, शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये आपका थार का रेगिस्तान का जो पश्चिमी भाग है दोस्तों वहां पर पाई जाती है। थार का रेगिस्तान, रेगिस्तान का पश्चिमी भाग, पश्चिम भाग में दोस्तों पाई जाती है। और अगली है CWG, ये आपकी अर्ध जो अदर जलवायु क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। कौन सी? अर्ध आदर जलवायु क्षेत्र, यहां पर जो अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कौन सी? अरावली का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर पाई जाती है। CWG, ये वर्गीकरण कोपेन का है दोस्तों। सारी जलवायु प्रदेश बताइए, ये कोपेन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। AW, BSW, BWHW, CWG। ठीक है, तो आपका बताइए स्टेपी तुल्य दो आपकी वनस्पति या स्टेपी तुल्य जलवायु दोस्तों कौन से भाग के अंदर पाई जाती है? वो आपका हो जाएगा अरावली और पश्चिमी शुष्क अपना पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर पाई जाती है दोस्तों। BSHW दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो वनस्पति है वो स्टेपी तुल्य और यहाँ पर कांटेदारी और जो झाड़ियां हैं और आपका घास पाई जाती है। कांटेदारी झाड़ियां इसी क्षेत्र में पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियां और दोस्तों जो अपने घास है दोस्तों, ये इसी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों सर्वाधिक। और इसका विस्तार पूछा जाए तो दोस्तों आपका अरावली और पश्चिमी क्षेत्र BSHW का दोस्तों तो आपका अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के जिले हैं इसके अंदर। अलग अलग जिले में लिखवा देता हूं आपको अलग स्लाइड पर दोस्तों, 1 मिनट। जिलों को नोट करिए। जिला आप सबसे पहले आप बाड़मेर की तरफ से चलिए, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद दोस्तों आपके जोधपुर ग्रामीण के बाद नागौर, चूरू, बालोतरा, और दोस्तों कौन सी जिले बच गए आपके इस साइड के? चूरू आ चुका है, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र वाले, सीकर, झुंझुनू, और आपके नीम का थाना, और आपका हनुमानगढ़, ये सारे के सारे BSHW जलवायु प्रदेश के अंदर शामिल है दोस्तों, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर ग्रीष्म काल के अंदर पर्याप्त वर्षा नहीं होती दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपने सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र के अंदर होती है, और सर्दियों में शुष्क होती है। और जलवायु दोस्तों यहाँ की शुष्क जलवायु होती है सर्दियों के अंदर। ठीक है, जलवायु, चलो ये चीजें आपने नोट कर ली होगी दोस्तों। प्रत्येक चीज को, ऊपर वाली चीजों को एकदम आराम आराम से सही सही चीजें नोट करना। आगे पीछे नोट कर लोगे तो फिर आप आगे पीछे याद कर लोगे। ठीक है ना? चलो, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, लिख लीजिए आराम से।
सर आप थोड़ा बहुत आराम से बेसिक पढ़ाते हो सर, बहुत अच्छा दोस्तों, यही तो है खासियत एक टीचर की दोस्तों। मैंने तो मैं यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मैं कर देता, बस आप चले जाते आगे, लेकिन ये चीजें नहीं करवाना दोस्तों मुझे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपके पास बुक है उनसे कर लीजिएगा मॉडल पेपर, जिनको करने हैं ना उनको। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, 1665 में पुरंदर की संधि पर और छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए थे, जय सिंह प्रथम, बाजीराव, दारा शिकोह या नादिर शाह दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1665 के अंदर जो पुरंदर की संधि होती है, इसके अंदर दोस्तों आपके संधि होती है जय सिंह प्रथम के बीच और छत्रपति शिवाजी के मध्य दोस्तों संधि होती है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना 11 जून 1665 को दोस्तों आपकी पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, इस दिन दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा दोस्तों 23 किलों को दोस्तों शिवाजी को सौंपने का अपना समझौता होता है। 23 किलों को दोस्तों शिवाजी को अपने सौंपने का इसके अंदर दोस्तों सहमति होती है, जिसके अंदर दोस्तों आपके अलग अलग दोस्तों मान्यता दी गई है। कुछ कहते हैं 12 है, कुछ कहते हैं 13 दोस्तों, वो अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 23 किलो को दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना। चलो, और क्या कुछ चीजें बतानी है क्या? हम्म। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? तो कल वाली क्लास के अंदर मैंने सारे के सारे दर्रे लिखवाए थे, बताओ। फुलवारी किनाल, झीलवाड़ा किनाल, केवड़ा किनाल या हाथीगुड़ा किनाल, बताओ। सबसे पहले हाथीगुड़ा किनाल के बारे में चर्चा करते हैं। यह कौन से क्षेत्र के अंदर है दोस्तों? जो दक्षिणी अरावली है ना, उस क्षेत्र के अंदर है, दक्षिणी अरावली के अंदर। दक्षिणी अरावली के जो आसपास के जो नाल है उनको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, दक्षिण अरावली के कुछ नालों को दोस्तों हाथीगुड़ा नाल कहा जाता है। उसके बाद है अपनी जीलवाड़ा की नाल। जीलवाड़ा की नाल दोस्तों मेवाड़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से? जो मेवाड़ का दक्षिणी भाग है उसके अंदर ये स्थित है जीलवाड़ा की नाल। ठीक है, और ये मेवाड़ को मेरवाड़ा से सॉरी मारवाड़ को जोड़ती है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य है, यही करती है जीलवाड़ा की नाल दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसे ही पगलिया की नाल भी कहते हैं। जीलवाड़ा का नाल है, इसका उपनाम है दोस्तों पगलिया की नाल। कई बार एग्जामिनर ये दे देते तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, पगलिया की नाल। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। केवड़ा की नाल दोस्तों कहां पर है? केवड़ा की नाल आपकी उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है केवड़ा की नाल। जो बूंदी के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर। और आपकी कौन सी बच गई? फुलवारी की नाल, बताओ। ये भी आपके उदयपुर के अंदर है, और क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक या सबसे बड़ी दोस्तों नाल है फुलवारी की नाल, उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, चलो। हाथीगुड़ा दोस्तों जो आपके पाली जिले के अंदर है, ठीक है ना, हाथीगुड़ा पाली जिले के अंदर, जो आपको किसको किसको जोड़ती है? जो आपको सिरोही गोगुंदा को तो जोड़ती है, ये गोगुंदा जो उदयपुर के अंदर है। हाथीगुड़ा नाल सिरोही को गोगुंदा से, गोगुंदा उदयपुर को जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, ये कार्य है। बहुत बढ़िया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, प्रत्येक चीज को लिख लेना दोस्तों, ये बार बार एग्जामिनर पूछता है। कि एक प्रश्न दोस्तों आपको बता दूं, 1857 की क्रांति से, भाषा से, दुर्गों से, नाल से, इन प्रश्नों को दोस्तों आप रट लेना चाहे कितना भी दोस्तों। ठीक है ना, वही चीजें करवाऊंगा जो एग्जामिनर पूछता है। परंतु दोस्तों एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत है, और हमें तो प्रश्न पूरी बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, बुक का रिवीजन ही करना होगा, तो इसीलिए मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। चलो लिख लो जल्दी से। कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, दिल्ली आगरा जयपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान कॉलिंग, प्लेस ऑन व्हील्स, मारुत त्रिभुज या स्वर्ण त्रिभुज,
एक त्रिकोणीय है दोस्तों, ये त्रिकोण के रूप में। ठीक है, ये दोस्तों दिल्ली से शुरू होता है राजमार्ग, जो अपना, और इसका नाम है स्वर्ण त्रिभुज दोस्तों। ठीक है, स्वर्ण त्रिभुज, ये दिल्ली से आगरा की ओर चलता है दोस्तों। फिर पश्चिम में बढ़ता है राजस्थान के अंदर दोस्तों, जो रेगिस्तान परिदृश्य को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र के अंदर। और इसकी लंबाई पूछी जाए तो 720 किलोमीटर है। ठीक है, 720 किलोमीटर। चलो, दिल्ली आगरा जयपुर, ये हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों आपका, स्वर्ण त्रिभुज। राजस्थान में अरावली पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के मुख्य रूप से उदयपुर जिले में सबसे अधिक विस्तृत है। ये मुख्य रूप से अजमेर जिले में केंद्रीय क्षेत्र में सबसे कम विस्तृत है। इनका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, या इसका न्यूनतम बिंदु चंबल घाटी में है दोस्तों। बताओ। अरावली पर्वत, इसके बारे में बात करते हैं, अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसकी लंबाई सर्वप्रथम 692 किलोमीटर, और राजस्थान में पूछी जाए तो 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। और दोस्तों एग्जामिनर अब दोस्तों एक चेंज करेगा प्रश्न, वो चेंज अभी तक आपने किसी ने नहीं पढ़ा होगा। कुछ स्टूडेंट निकाल लेंगे, परंतु दोस्तों निकालने में टाइम लगता है, इसलिए आप याद ही कर लेना। अपना 79.48% राजस्थान में फैली हुई है। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, ये नया प्रश्न है, आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, किसी नोटबुक के अंदर नहीं मिलेगा, किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों संभावित प्रश्न है तो बता ही सकते हैं। ठीक है, 79.48 प्रतिशत के लगभग दोस्तों कर लेना। और राजस्थान में इसकी उत्पत्ति दोस्तों कहां से कहां तक है, या राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है? खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा जो सिरोही से आपकी खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में है। खेतड़ी झुंझुनू तक दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसका जो केंद्रीय क्षेत्र या सबसे कम विस्तृत क्षेत्र वाला दोस्तों आपका अजमेर है। कौन सा है? केंद्रीय क्षेत्र और सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है वो अजमेर है। और आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दोस्तों या सबसे अधिक विस्तृत है, वो आपको उदयपुर में है। सर्वाधिक दोस्तों उदयपुर में है, सर्वाधिक विस्तृत विस्तार, और इसमें कम दोस्तों। ठीक है, और इसमें अधिक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई है आपकी कितनी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। और कुछ जगह दोस्तों 1722, जो मंदिर है उसको शामिल करें 1727, अन्यथा 1722 दोस्तों मिल जाता है। थोड़ी सी अलग और चीजें लिखवा देता हूँ दोस्तों अरावली के संबंधित दोस्तों, आपको ये तो कंप्लीट हो। और इसका न्यूनतम बिंदु है दोस्तों, न्यूनतम बिंदु दोस्तों वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए। पुष्कर घाटी, जो पुष्कर घाटी है, ये इसका न्यूनतम बिंदु है दोस्तों। और ये दोस्तों भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है दोस्तों। कौन सी रेखा के नाम में? महान जल विभाजक रेखा, महान, सॉरी एक मिनट, जल विभाजक रेखा के रूप में, रेखा के रूप में जानी जाती है, में जानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। और राजस्थान को दो भौतिक प्रदेशों में भी यही बांटती है, राजस्थान को दो भौतिक प्रदेश के अंदर यही बांटने का कार्य करती है, जिसमें बांटने का कार्य, का कार्य यही करती है दोस्तों। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच दोस्तों 8 के समांतर है, इसके समांतर बना हुआ पर्वत क्षेत्र के अंदर समांतर है दोस्तों।
या दक और दोस्तों एक प्रश्न और लिखना, तो दक्षिणी और पश्चिमी जो मानसून होता है, जो अरब सागरीय मानसून होता है दोस्तों, अरब सागर से मानसून आता है दोस्तों, उसको रोकने के या बादल रोकने में सक्षम नहीं, क्योंकि ये समांतर बनी हुई है, जिसके वजह से दोस्तों इससे बादल नहीं रुकते। जो अरब सा बंगाल की खाड़ी वाला रुकता है, बंगाल की खाड़ी वाला दोस्तों यहाँ पर बादल टकराते हैं, लेकिन दोस्तों जो अपने अरब सागरीय तंत्र का जो मानसून आता है दोस्तों, वो इसके टकरा नहीं, इसके समांतर चलता है दोस्तों। चलो, ये चीजें आपने नोट करें, तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से उदयपुर जिले में सबसे अधिक विस्तृत है, तो हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा था ना, अजमेर जिले में आपका उदयपुर में सर्वाधिक, और न्यूनतम दोस्तों आपका केंद्र से सबसे कम विस्तृत है, सही है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, इसका न्यूनतम बिंदु चंबल घाटी थोड़ी है दोस्तों, मैंने लिखा है ना दोस्तों, मैंने लिखा है तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है क्या? इसका न्यूनतम बिंदु पुष्कर घाटी है, चंबल घाटी नहीं है दोस्तों, आपको ये गलत हो जाएगा ना, पुष्कर घाटी हो जाएगा इसकी जगह दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, थार की मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के रेत के टीलों में आच्छादित है दोस्तों? रैखिक, अनुप्रस्थ, बरखान या परवलयिक दोस्तों? किस प्रकार के, जल्दी से बताइए। दोस्तों राजस्थान के अंदर अपने 5 प्रकार के जो बालू का स्तूप है, वो पाए जाते हैं। एक होती है परवलयिक, ठीक। एक होता है बरखान, ये बरछन भी कहते हैं इसे। एक होती है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और एक होती है अनुप्रस्थ। कौन सी प्रस्थ? अनुप्रस्थ। और एक होती है रेत की चादर के समान दोस्तों, ठीक है, ये होता है। चलो बताओ। रेखिक नहीं है, अनुप्रस्थ नहीं है, बरखान नहीं है दोस्तों, परवलयिक है दोस्तों, ये होती है, ठीक है, परवलयिक। ये रेत की चादर व्यापक रूप में विस्तृत होती है दोस्तों, प्रमुख वर्ग। और ये दोस्तों ज्यादातर क्षेत्र है ना, ये कौन क्षेत्र में पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये कौन से क्षेत्र के अंदर, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग और जो पाकिस्तान का जो पास वाला सीमा है दोस्तों, वहां पर पाई जाती है सर्वाधिक। और अरावली पर्वतमाला और सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके बीच में ज्यादातर परलेख दोस्तों आपके बरखान पाए जाते हैं। जब जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष से एक निश्चित कीमत के आधार पर की जाती है, तो इसे कहते हैं नाम मात्र जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, नाम मात्र जीएनपी या कारक लागत जीएनपी दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर्वप्रथम हम नाम मात्र जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो सूचक है दोस्तों, वर्तमान मूल्य सूचकांक होता है, वर्तमान मूल्य सूचकांक, ठीक है, वर्तमान मूल्य सूचकांक होता है सूचक दोस्तों इसका, ठीक है। और इसे वर्तमान मूल्य जीडीपी या मनी जीडीपी के रूप में जाना जाता है, इसे वर्तमान जीडीपी या करंट जीडीपी दोस्तों, या आपकी मनी जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और आपकी हो जाएगी, यह आपकी वास्तविक जीडीपी हो जाएगी, जो आपकी किसी आधार वस्तु के निश्चित कीमत के आधार पर की जाती है, उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। और वास्तविक जीडीपी के अंदर किसी आधार वर्ष को एक निश्चित मानकर उसकी कीमत के आधार पर की जाती है दोस्तों, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर का आपका फॉर्मूला किसी को पता है क्या, जल्दी से बताइए। जीडीपी डिफ्लेटर, जो नॉमिनल जीडीपी होती है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी, उसका भाग देकर दोस्तों 100 से गुणा करते हैं वास्तविक जीडीपी के अंदर, यानी वास्तविक एक्चुअल जीडीपी के अंदर नॉमिनल जीडीपी का भाग देकर 100 से गुणा करते हैं, वो जीडीपी डिफ्लेक्टर आता है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है। नाम मात्र जीएनपी दोस्तों, ये क्या होती है? मौजूदा जो कीमतें हैं उनके अंदर मापा जाता है, मौजूदा कीमतों के, मौजूदा मौजूद कीमत होती है दोस्तों, उसके अंदर यह नापा जाता है दोस्तों। कारक लागत पर जीएनपी दोस्तों, वो क्या कौन सी होती है? जो विदेशों से शुद्ध कर आय होती है ना, वो शामिल होती है, और जो आपकी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसके अंदर शामिल नहीं होता दोस्तों। कौन सी? विदेशों से शुद्ध इनकम,
विदेश से शुद्ध इनकम दोस्तों इसके अंदर शामिल होती है। और जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं ना, शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स, वो शामिल नहीं होते दोस्तों, इसके अंदर लेस करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से हमीर हट के रचयिता कौन है? बताओ, हमीर हट के। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों हमीर के नाम से ग्रंथ बहुत है दोस्तों इसके। एक तो है हमीर हट है। हमीर हट के तो रचयिता है दोस्तों चंद्रशेखर। कौन से शेखर? चंद्रशेखर। हमीर महाका वाक्य दोस्तों इसके है नयन चंद्र सूरी दोस्तों। नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य की तो है नयन चंद्र सूरी, हमीर हट के चंद्रशेखर। और दोस्तों आपका हमीर रासो है। इनके कौन हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, हमीर रासो। और एक हमीर से, और हमीर से तो तीन ही तो, हमीर हट और हमीर महाकाव्य और हमीर रासो। हमीर रासो के हैं आपके जोधराज सारंगदेव दोस्तों। ये जोधराज सारंगदेव दोस्तों आपके हो जाएंगे। ठीक है, हमीर रासो के। हमीर हट के हो जाएंगे आपके चंद्रशेखर ये। ठीक है। और एक वीरभान का है राज रूपक दोस्तों। राज रूपक। और नैनचंद्र सूरी का मैंने बता दिया हमीर महाकाव्य दोस्तों। ठीक है, हमीर महाकाव्य नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलो। ये होती है दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी। इसलिए मैं कहता हूं हर चीज दोस्तों आपको चीजों को नोट डाउन करोगे ना, जितने लिखोगे तभी याद हो पाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न। चालुक्य वंश द्वारा 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य दिलवाड़ा मंदिरों के समूह का निर्माण कराया गया था, जिसमें 5 मंदिर शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है, या कौन सा उनमें से एक नहीं है? पार्श्वनाथ, विमल वसाई, चौसठ योगिनी, या लूणा वसाई? बताओ। सॉरी दोस्तों। विमल वसाई दोस्तों ये जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे। जो आपके जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर दोस्तों आदिनाथ को समर्पित है दोस्तों, विमल वसाई जो है ना मंदिर ये। ठीक है, यानी विमल वसाई जो मंदिर है दोस्तों जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। ठीक है। और दोस्तों और कौन सा? लूणा वसाई। ये कौन किसको समर्पित है? लूणा वसाई जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, उनको समर्पित है। 22वें कौन थे? नेमिनाथ जी, श्री नेमिनाथ जी को, नाथ जी को समर्पित। ठीक है, ये आपके 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ जी दोस्तों जैन धर्म के। ठीक है। और किसी को पार्श्वनाथ, ये दोस्तों आपके 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन से हैं? आपके पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। नाथ जी को समर्पित है। ठीक है। तो सर आप तो कह रहे हो 5 है, आपने तो 3 लिखे, 2 और बच रहे हैं दोस्तों। एक तो आपका पीतलहार मंदिर है, पीतलहार। ये आपके दोस्तों आपके जैन तीर्थंकर के दोस्तों प्रथम ही तीर्थंकर थे, उसको ही समर्पित दोस्तों, आदिनाथ जी को ही समर्पित है दोस्तों। अपने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, उनको ही समर्पित है आदिनाथ जी को दोस्तों। और एक है महावीर स्वामी। मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कहाँ पे लिखूं, एक मिनट थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ। महावीर स्वामी, ये आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर दोस्तों, अंतिम तीर्थंकर, इनको समर्पित है। ठीक है, श्री महावीर स्वामी जी को दोस्तों। ठीक है। कौन सा नहीं है दोस्तों? 64 योग्यानी दोस्तों। तो सर ये क्या है, इसकी तो बताओ सर जानकारी। तो ये बताऊंगा दोस्तों, इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, 64 योगिनी। यह आपका दोस्तों कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है।
ये दोस्तों अपने 1323 ईस्वी को दोस्तों शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है? 1323 ईस्वी को दोस्तों यहाँ पर, जो अपने राजा देवपाल के शासक के समय दोस्तों ये अपना शिलालेख है, उसी का नाम है दोस्तों चौसठ यज्ञ मंदिर। ये शिलालेख रखा गया है यहाँ पर चौसठ यज्ञ मंदिर के अंदर दोस्तों। ठीक है? चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला का शैली का नहीं है दोस्तों? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोठ बांगलोद का दधी माता मंदिर, या चार चौमा का शिव मंदिर दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, बताओ। आज का मॉडल पेपर 5 नंबर है दोस्तों। आप याद रखना, जिस दिन मैं कह रहा हूँ ना 10 मॉडल पेपर कंप्लीट होगी ना, उस दिन आप कहोगे सर वास्तव में क्या मॉडल पेपर सीरीज है। लेकिन आप प्लीज सपोर्ट करिए, बस यही आपसे गुजारिश करता हूँ बार बार। सर्वाधिक अगर मेहनत लगती है ना इसमें बहुत कंटेंट को एक जगह लाने में, तो वो मेहनत है दोस्तों। लगभग एक पूरा पूरा दिन लग जाता है इस मेहनत में। बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा? चारों चौमा शिव मंदिर दोस्तों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुर्जर प्रतिहार की शैली का नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, ये कहां पर है सर? चारों चौमा शिव मंदिर ये आपका कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। और इसमें अपनी जो गुप्त वास्तुकला है वो लगी हुई है, गुप्त वास्तुकला। ठीक है, ये गुप्त वास्तुकला इसके अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस। अगला प्रश्न, चार भुजानाथ मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही। कहां पर दोस्तों? बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके प्यारे प्यारे आंसर सभी स्टूडेंट के आने चाहिए। चार भुजानाथ मेला दोस्तों ये राजसमंद के अंदर लगता है। अब कब लगता है दोस्तों, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, चार भुजानाथ का मेला कब लगता है? राजसमंद के अंदर तो है, लेकिन आप कब लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी का राइट आंसर नहीं है सर। सर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। कन्फर्म है क्या? चलो सही है दोस्तों, वेरी गुड। आपके कुछ कुछ की स्टूडेंट का राइट आंसर आए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी को दोस्तों ये राजसमंद के अंदर चार भुजानाथ का मेला लगता है दोस्तों। तो कुछ मेले बताइए दोस्तों। दधी माता का मेला कब लगता है? दधी माता का मेला, दधी माता मेला कब लगता है दोस्तों? चैत्र और जो आश्विन के जो नवरात्र होते हैं ना, नवरात्र 2 बार आते हैं दोस्तों। इन नवरात्रों के अंदर दधी माता का मेला लगता है दोस्तों। ठीक है ना, आश्विन और चैत्र के दोस्तों नवरात्रा के अंदर। एक है दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला, ये कब लगता है? ये लगता है दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक दोस्तों। कब से? भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक दोस्तों ये मेले का आयोजन होता है, पूर्णिमा तक दोस्तों। ठीक है, एक है दोस्तों बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला ये लगता है दोस्तों वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल सप्तमी से पूर्णिमा तक दोस्तों। ठीक है, और एक मेला है दोस्तों बाबा रामदेव पशु मेला दोस्तों। ये पशु मेले लिखवा रहा हूं सारे। बाबा रामदेव पशु मेला ये कब लगता है दोस्तों? माघ शुक्ल एकम, माघ शुक्ल एकम यानी एकम से पूर्णिमा तक दोस्तों। ठीक है, नोट डाउन कर लेना दोस्तों, लिख लेना प्रत्येक चीज दोस्तों मैंने बता दी है। जो दधी माता का मेला चैत्राश्विन के नवरात्रे के अंदर लगता है। वीर तेजाजी का पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक लगता है। बलदेव पशु मेला आपके वैशाख शुक्ल सप्तमी से पूर्णिमा तक लगता है। और बाबा रामदेव पशु मेला आपके माघ शुक्ल आपकी एकम से पूर्णिमा तक लगता है दोस्तों। ठीक है, याद कर लेना।
और आपका 4 भुजानाथ मेला कहाँ पर लगता है? राजसमंद के अंदर। यह लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, रतनलाल मिश्रा, बेबीलाल बालकृष्ण थापा दोस्तों। ये अपने रतनलाल अग्रवाल, सॉरी रतन चंद्र अग्रवाल आज वाली क्लास के अंदर या कल वाले मॉडल पेपर के अंदर मैंने करवाया था, बताइए। आज ही बताया था ना थोड़ी देर पहले। कौन सी सभ्यता थी वो? बताओ बताओ दोस्तों। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है। इसकी खोज करते हैं दोस्तों आपकी 1961 के अंदर। कब? 1961 से 69 तक। एक तो थे दोस्तों बीबी लाल और एक बालकृष्ण थापर। कौन से थापर? बालकृष्ण थापर। ये दो व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों। ये लगभग दोस्तों 400 सॉरी 4000 ईसा पूर्वी दोस्तों यह है पुरानी दोस्तों सभ्यता। ठीक है। ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? घग्गर नदी का जो किनारे है, ये आपकी सभ्यता स्थित है दोस्तों। ठीक है। तो आपकी खोज किसने की थी? बेबीलाल और बालकृष्ण थापर ने की थी दोस्तों। रतन चंद्र अग्रवाल ने किसकी खोज की थी? आपकी भीनमाल सभ्यता की। थोड़ी देर पहले बताया था, अभी भूल रहे हो तो गलती आपकी है दोस्तों। भीनमाल सभ्यता कब की थी? 1953-54 के अंदर दोस्तों। ठीक है। और ये किस जिले के अंदर है? जालोर। भीनमाल सभ्यता जालोर के अंदर। रतनलाल मिश्रा ने दोस्तों किस चीज की खोज की थी? गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर सभ्यता है, इसकी खोज की थी दोस्तों। कब की थी? 1977 के अंदर दोस्तों। रतनलाल मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ये भी 4000 इससे पुरानी बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों अनुमानित समय अवधि माने तो 2500 से 4000 ईसा पूर्व है। लेकिन ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको किसने खोज की थी या कब की थी, ये पूछी जा सकती है। चलो, लिख लिया क्या? प्रत्येक चीज आपको लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लिखे तो बहुत गलत बात है दोस्तों। हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैथ का दोस्तों, आपके साधारण ब्याज। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताओ। बताओगे या नहीं बताओगे दोस्तों? ये तो मैंने करवा रखा है ना, संख्या शायद चेंज है इसके अंदर, ये मॉडल पेपर के अंदर करवा रखा है, फिर भी गलत कर रहे हो दोस्तों तुम। मैं इसको शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। ये पहले मैंने करवा दिया दोस्तों, शायद ये संख्या चेंज है इसके अंदर। 4 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों, 20% वार्षिक साधारण ब्याज से ब्याज की दर 36,000 हो जाता है। 36,000 तो कुल हो जाता है, लेकिन मूलधन ज्ञात करना है। तो आप बताइए दोस्तों, 4 वर्ष के 20% वार्षिक दर से, यानी 20 × 4, 80% तो ब्याज हो जाएगा। ठीक है। और मूलधन कितना था? अरे मूलधन कितना था? 100%। इन दोनों को जोड़ो, 180%। और 180% के बराबर ये दे रखा है आपके अमाउंट। ठीक है, यही तो है, और क्या है इसके अंदर? यानी 180% के बराबर आपको दे रखा है 36,000। तो 0 से 0 काट दो और 2 बार गया दोस्तों। 1% की वैल्यू आ चुकी है 2,000। 200 ना, 200, सॉरी 2,000 नहीं, 200 दोस्तों, 200। और 100% की वैल्यू पूछिए, मूलधन 100 है तो 20,000 हो जाएगा बस। इतना इजी पर्सन, फिर भी कंफ्यूज हो रहे दोस्तों, तो अब क्या करें, अब क्या नहीं करें दोस्तों, आप ही बताओ। ठीक है। 20,000। खुद कहेंगे सर इससे बेसिक बताओ। बेसिक बताऊं क्या? हम्म। अरे बेसिक बताना है क्या? जल्दी से बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर, सर बेसिक बता दीजिए। चलो कोई नहीं, आप बेसिक बता रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि इनका लघुत्तम समावर्तक 150 है तो तब संख्याएं होगी दोस्तों। बताओ। दो संख्याओं का दोस्तों आपका लघुत्तम समावर्तक का अनुपात दे रखा है 2:3। लघुत्तम समावर्तक यानी एक को मानो 2x × 3x। लघुत्तम समावर्तक तभी तो आएगा, तभी तो आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक? 6x। ये आ चुका है एलसीएम। ठीक है।
अब 6 के बराबर दे रखा है 150, 6x के बराबर 150, तो x के बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, और अब x की वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। यही तो है, x की वैल्यू रखो, इसमें रखो 25, 2 × 25 अनुपात 3 × 25, 50 अनुपात 75, या 50 75 संख्या पूछे, 50 75 हो जाएगी बस। बस इतना इजी पर्सन है, फिर भी आप गलती क्या कर रहे हो दोस्तों, तो अब क्या करे आपका, बताओ अब आपका क्या करे। हम्म कुछ इलाज बता दो कि सर हमारा ये कर दो, इससे समझ में आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणा, कि संख्याओं का गुणा, दो संख्या नहीं, तीन संख्या भी हो सकती, संख्याओं का गुणा। 2x 3x मान के कर लो बस। ठीक है सर, ये पर्सन इजी है सर मैथ का, हाँ इसी प्रकार के। अब 10th लेवल का आपके एग्जाम में बोला है तो सिलेबस के अंदर 10th लेवल का, मैं 10th लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ बस। ठीक है ना, इतना विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आप मॉडल पेपर सारे सीरीज को बंद मत होने देना दोस्तों। बंद तभी होगी जब दोस्तों आप सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट करोगे तो दोस्तों इस सीरीज को एकदम बहुत शानदार लेवल पे लेके जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये ऐप के अंदर भी लाइव है, यूट्यूब पे अपनी फिर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, इसलिए कहता हूँ यूट्यूब वालों सपोर्ट करो, ताकि आपकी क्लास लाइव लेकर आए। ट्रेकिया से संबंधित है दोस्तों, ट्रेकिया किस से संबंधित हो जाएगा, ट्रेकिया। बताओ बताओ जल्दी। ट्रेकिया किस से संबंधित है, श्वसन तंत्र से। ठीक है, श्वसन तंत्र के अंदर दोस्तों ये ट्रेकिया स्थित होता है दोस्तों। इसकी फोटो अगर ऐड हो पाती दोस्तों मैं कर देता ना, फोटो ऐड नहीं हो पाएगी क्या? हम्म फोटो ऐड नहीं हो पाएगी दोस्तों, नहीं तो मैं फोटो ऐड करके आपको पूरा का पूरा ट्रेकिया ही बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ट्रेकिया जब आप खाना खाते हो ना, जो श्वास नली और ग्रंथ नली दोनों होती है, वहां पर ट्रेकिया स्थित होता है दोस्तों। ठीक है ना, इतना समझ जाना। इतना ज्यादा आप अगर साइंस पढ़ोगे पूरी तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, मैंने बताया था दोस्तों। मुख गुहा होती है दोस्तों, आपकी भोजन नली होगी, ग्रास नली होगी, अमाशय हो गया, छोटे आंत हो गई, ये सारे के सारे बड़ी आंत, मलाशय दोस्तों, ये सारे गुदा, ये सारे आपके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। केचवे में निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, एनिलिडा, स्किलिमिनिथिज, प्लियो हिमेलिनिथिज, या नाइडेरिया, किस से संबंधित हो जाएगा? बताओ। ये हो जाएगा एनिलिडा से। किस संबंधित, एनिलिडा से संबंधित हो जाएगा केचवा का संघ है, ये एनिलिडा से संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना दोस्तों, कई बार पूछ लेता है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाकर ही लिखना पड़ेगा ना। सोनार में हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, प्राश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, अश्रव्य ध्वनि तरंगे दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे कौन सी होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये होती है। अश्रव्य तरंगे दोस्तों कौन सी होती है, बताओ। अश्रव्य तरंगे कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करो। अवसर्य नहीं, अपश्रव्य दोस्तों। अपश्रव्य तरंगे होते हैं दोस्तों आपकी, जो 20 हर्ट्ज से अधिक हो या कम, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसे हम सुन नहीं सकते, उससे कम तरंगे। और प्राश्रव्य तरंगे दोस्तों, जिन्हें हम सुन सकते हैं, ठीक है, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, इसके मध्य होती है, इनको सुन सकते हैं। और सर्वे ध्वनि तरंगे दोस्तों, ये 20 से हर्ट्ज से और आपकी 20 के अच जड़ तक दोस्तों होती है आपकी।
और इसका राइट आंसर सोनार किरणें होते कहते हैं जो पराश्रवित तरंगे होती है उन्हें दोस्तों। ठीक है, पराश्रवित तरंगे। ये 20,000 तक नहीं, 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ऊपर इससे न्यूनतम नहीं होती, इससे अधिक होती है 20 हर्ट्ज से। चलो, बताओ और कोई आंसर, किसी को डाउट लगता है क्या किसी को प्रश्न में? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, किस प्रकार का? बताओ जल्दी से। ये होता है दोस्तों वास्तविक और उल्टा बनता है। एक यदि एक लेंस अगर ऋणात्मक के अंदर होता तो ये इस प्रकार के बनते, और धनात्मक हो तो दोस्तों, धनात्मक हो तो किस प्रकार का बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कर्ण फ्रीज नस्ल किसके बीच का संकरण से हुई है दोस्तों, बताओ। आपके आंसर आने चाहिए किसी के। ऐसा नहीं है कि सर हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे आप? कर्ण फ्रीज जो नस्ल है वो किसके बीच के संकरण से हुई है दोस्तों? थारपारकर और आपका जो होल्स्टीन फ्रीजन है ना दोस्तों, इसके कर्ण हुई, संकरण से हुई है दोस्तों, इसके संकरण से। ठीक है, थारपारकर और होल्स्टीन फ्रीजियन के संकरण से। ठीक है, और ये आपकी कहां पर है दोस्तों, कर्ण फ्रीज दोस्तों नस्ल है दोस्तों, ये आपकी ज्यादातर हरियाणा के अंदर मिलती है, हरियाणा के अंदर जो पशु होते हैं वहां पर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? मेलोक्सिम, ओस्ट्रेट्रेक्सक्लिन, या आइवरमेक्टिन, या पोटेशियम परमैंगनेट? ये तो आपकी सूजन रोधी दवा है दोस्तों, सूजन रोधी दवा, सूजन को कम करने के लिए, पशुओं के अंदर कोई इसी प्रकार सूजन आ जाता है तब दोस्तों मेलोस किस किस्म के इसकी दवा का प्रयोग करते हैं। जो कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई दोस्तों में सूजन या दर्द बुखार के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपकी ओस्ट्रेस्टेकेलिन का दवा का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम किसके लिए? ये एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों, एंटीबायोटिक सभी के रूप में कार्य करती है, एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, इसमें ज्यादातर हम जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए प्रयोग में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपके पोटेशियम अपने परमैंगनेट दोस्तों, ये आपके हो गई त्वचा के संक्रमण हो गया दोस्तों, किसी प्रकार का त्वचा संक्रमण, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, त्वचा संक्रमण के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो छाले पड़ते हैं कई पशुओं को उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। और आइवरमेक्टिन है दोस्तों, यह आपकी किस प्रकार की दवा है, मतलब कृमिनाशक दवा है दोस्तों, इस प्रकार की दवा है। ठीक है, जो अपने परजीवी है ना इनको मार देती है दोस्तों, ये कृमिनाशक दवा होती है। परजीवी तो ऊपर पड़ते हैं दोस्तों इनको, जो वगैरह हो गई इनमें। अगला प्रश्न। मवेशियों से होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन की के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, स्ट्रेप कप टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट तो टाइफाइड होता है ना, उसके लिए किया जाता है, टाइफाइड, टाइफाइड होता है ना, तब विडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों, विडाल टेस्ट भी कहते हैं इसे। और अपना और कौन सा दोस्तों आपका स्ट्रेप कप टेस्ट आपका इसी के लिए होता है दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो स्तन ग्रंथि सूजन होता है ना उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये एक जीवाणु रोग होता है जिसके अंदर दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर सूजन आना या दोस्तों फूलना, इस प्रकार की दोस्तों इसके अंदर बीमारियां हो जाती है। और इसके अंदर दोस्तों एक तो आपकी एक्रीफ्लेविन दोस्तों दवा है, कौन सी? एक्रीफ्लेविन, फ्लेविन। और दोस्तों एक्रीफ्लेविन है दोस्तों, एक्रीटेटाइम मत कर लेना, एक्रीफ्लेविन दोस्तों दवा है।
और इसकी साथ में एक दवा और है दोस्तों, वो कौन सी है? ग्रोमेसिडिन। कौन सी? ग्रोमेसिडिन। ये भी इसके उपचार में सहायक होती है। और एक दवा दोस्तों टायरोथ्रिक्लोन होनी चाहिए दोस्तों, टायरोथ्रिक्लोन दोस्तों, टाई आपका हो जाएगा रोथ्रिकोन, ये इसके अंदर हो जाएगी। ये 3 उपचार के लिए सहायक होती है। ठीक है, ये सूजन के लिए दोस्तों, स्तन ग्रंथि सूजन होता है उसके लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, बकरी को मांस के रूप में जाना जाता है, सेवोन, बफिन, सुकुरमांस या उपरोक्त में से कोई नहीं। अलग अलग मांस लिखवा देते हैं। गाय को मांस को कहते हैं दोस्तों आपकी बीफ। क्या कहते हैं? बीफ या काप व्हील। क्या कहते हैं? काप व्हील। ठीक है। भेड़ के मांस को कहते हैं दोस्तों मटन, मटन। और सुअर के मांस को कहते हैं सुअर, सुअर के मांस को कहते हैं दोस्तों आपके शुक्र मांस ही कहते हैं क्या? शुक्र मांस। ठीक है। और दोस्तों आपके बकरी होती है ना, इसके मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को, बकरी के मांस को कहते हैं सेवोन, या कभी कभी इसे मटन भी कहते हैं, कभी कभी मटन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और भैंस के मांस को कहते हैं बफिन, बफिन। ठीक है। गाय के मांस पर प्रतिबंध है, राजस्थान सॉरी भारत के अंदर प्रतिबंध है दोस्तों ये। और जो अपना बकरी के मांस को कहते हैं सेवोन दोस्तों, नाम पर लिखा है ना सेवोन दोस्तों, इसे मटन भी कहते हैं दोस्तों कभी कभी। और दोस्तों सेवोन बकरी का ताजा मांस होता है, जिसका उपयोग दोस्तों मानव उपयोग के लिए ये भोजन के रूप में किया जाता है दोस्तों, बकरी के मांस का। चलो अगला प्रश्न, मवेशियों का गोजातीय तपेदिक के कारण होता है दोस्तों, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? बताओ। जो अपना गोजातीय तपेदिक है दोस्तों, इसके लक्षण होता है दोस्तों अपने मवेशियों के अंदर बहुत अधिक वजन कम होना, वजन कम होना दोस्तों। मवेशी होते हैं ना, उनमें वजन कम हो जाता है, तब दोस्तों ये गोजातीय तपेदिक रोग होता है। ठीक है। और लगातार दोस्तों इसके अंदर मवेशियों को खांसी रहती है, या अपना रात को पसीना आना दोस्तों, ये इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है। बुखार भी इसके अंदर होता है, बुखार भी होता है दोस्तों, ये भी इसका लक्षण है। ठीक है। और इसका दोस्तों बैक्टीरिया है वो इसका तपेदिक कारण होता है दोस्तों, बैक्टीरिया होता है वो बहुत इसका इंपॉर्टेंट कारण होता है। अगला प्रश्न, मवेशियों को स्यूडोकोक्स के कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या पाइटोप्लाज्मा? बताओ। ये एक प्रकार का दोस्तों अपने स्यूडो कोप्सो का ये त्वचा रोग है, किस प्रकार का? एक मिनट दोस्तों, त्वचा रोग है, त्वचा रोग। किस प्रकार का रोग है? त्वचा रोग है दोस्तों, ये एक प्रकार का। ठीक है। इसके लक्षण होते हैं दोस्तों आपके गाय को जो स्तन या थान होते हैं ना, स्तन या थान, थन सॉरी, थान नहीं थन दोस्तों, वो लाल या छोटे छोटे उभरे हुए दोस्तों घाव हो जाते हैं, छोटे छोटे हुए उभरे हुए घाव घाव हो जाते हैं दोस्तों, उभरे हुए। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, लाल छोटे और उभरे हुए आपके घाव हो जाते हैं इनके बीच में। ठीक है। और इसका इलाज होता है दोस्तों पपड़ी को हटाना, जो ऊपर पपड़ी होती है उसको हटाकर इस पर दवा लगाई जाती है दोस्तों, वो जो निप्पल के द्वारा मलहम 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 लगाई जाती है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है। और यह हो जाएगा आपका विषाणु से संबंधित रोग दोस्तों, विषाणु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इतनी है क्या आज के प्रश्न, आज के स्लाइड के अंदर? चलो, ये आज की क्लास थी दोस्तों। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, अगर अच्छी नहीं लगी है तो यूट्यूब पर डिसलाइक कर देना। और दोस्तों जो हमारे ऐप के अंदर यूजर देख रहे हैं, वो दोस्तों कमेंट करके बता देना कि सर हमें अच्छी नहीं लग रही, कारण बता देना, आपको फीस रिफंड कर देंगे। और क्या करें बस, मेहनत सर्वाधिक इस क्लास में लगती है, जितनी मेहनत हमारी टीम कर रही है ना, शायद ही कोई अदर टीचर्स दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा होगा, कोई अदर इंस्टीट्यूट कर रहा होगा, अदर कोचिंग कर रही होगी। एक चीजों को साथ में जोड़ जोड़ कर लिखाना दोस्तों बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने दोस्तों ये ठाना है कि हम स्टूडेंट के साथ इस सीरीज को
एक सिलेक्शन वाली सीरीज बनाए, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट लगता है दोस्तों, हमारे यूट्यूब वाले यूजर हैं उनको बता दें, वैसे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर मैसेज कर देना दोस्तों, 830 606 1093। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता दूं दोस्तों, ये क्लास आपको 2 दिन के बाद मिलती है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। वैसे यूट्यूब आपको 2 दिन के बाद फिक्स मिल जाती है, ठीक है। ऐप का इतना ही फायदा आपको लाइव मिल जाए बस, और कुछ भी फायदा नहीं है बस। यूट्यूब पे आपको 2 दिन बाद मिलेगी और ऐप के अंदर लाइव रहती है, बस इतना ही फर्क है। और अदर क्लासेस दोस्तों हमारे ऐप के अंदर चल रही है, आप अदर कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सीरीज आपके लिए एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों जल्द ही हमारी एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके पशु परीक्षक भर्ती के लिए आपका ऐप के अंदर लाइव कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, यूट्यूब पे भी होगा, सब कुछ होगा दोस्तों, उसकी घोषणा हम जल्दी करेंगे। आप बस सपोर्ट बनाई रखिएगा, यूट्यूब वाले सपोर्ट करो। सपोर्ट किए बिना दोस्तों आपकी क्लासें लाइव करना मुश्किल है, ठीक है ना। चलो, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमारे 8306061093 पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। आपको दोस्तों 1-2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, कोई मैथ का क्वेश्चन हो चाहे साइंस का, कोई क्लास के अंदर कोई डाउट लगता है तो आप बता देना, ठीक है। हाँ, और कोई यूट्यूब अपने ऐप के यूजर है उनको बता दीजिए आपकी कोई डाउट है तो। सर थोड़ी बहुत नेटवर्क का इशू रहता है, नेटवर्क का इशू दोस्तों आज समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। नेटवर्क का इशू का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत रहता है, उसका भी समाधान कर देंगे। और बोलो। हम्म। सर यूट्यूब पे चैनल आपका कौन सा है? पीएचडी क्लासेस बीकानेर के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम मेरा इसी चैनल के नाम से। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैसेज कर देना इन नंबर पे, ठीक है। ऐप वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने की, क्योंकि वो आपके यहाँ पर कंटेंट सबसे पहले मिलेगा। कई बार एक्स्ट्रा क्लासे कई बार लगाते हैं ना यूट्यूब पे, वो लगाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले दोस्तों। और कोई डाउट? सर ये क्लास बहुत ही बढ़िया होती है सर, थैंक यू मुनीष, बहुत बढ़िया। सर कल वाली क्लास की पीडीएफ अपलोड अपलोड हो चुकी है। क्लास आपकी जो ऐप के यूजर है ना, वो उनको तो तुरंत अपलोड हो जाती है ना, क्लास एंड होती है तुरंत आपको वहां पर सेक्शन आ जाता है। एक तो हमारे पैनल पर लिखा हुआ पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है, और एक आपको डायरेक्ट मिल जाती है दोस्तों, पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ की चिंता मत करिए, पीडीएफ हम तुरंत ही डाल देते हैं। आप पीडीएफ वाला, क्योंकि वहां पर अपने ऐप के यूजर है ना, वो आप सॉरी यूट्यूब वाले वो कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पीडीएफ थोड़ी देर बाद मिलती है, कि हम कई बार भूल जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या, ठीक है। ये नंबर है दोस्तों, इन पर नंबर मैसेज कर देना दोस्तों, कोई भी डाउट रहता है ना, इन नंबर पे। चलो, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस नंबर को। जूम नहीं होगा, इतना ही होगा। होगा दोस्तों, कैसे नहीं होगा। चलो, जूम और करें, ये लो। ये लो। अब ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देना दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट रहता है तो। थैंक यू सो मच, आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज अपना रिव्यू दोस्तों सारे स्टूडेंट जरूर देख के जाना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।